स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जितना भी आपका इसमें हमारा बेसिक बन सकता है, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, परिभाषा और विभाषा सब कुछ एकदम मैंने नोट्स बना के प्रिपेयर कर दिया है। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अगर सभी लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। इसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है भाई? तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय प्रश्नों को हल किया जाता है, ठीक है ना। और बीजगणित के सहायता से, यानी प्लस माइनस के साथ, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाला जाता है इसके अंतर्गत, या कोई बिंदु दे दिया है, मान लीजिए कि कोई रेखाखंड है, ये रेखाखंड है ना, इसको कोई बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है ना। मैंने मान लिया कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है, इन दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है और इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो आप इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि अगर बिंदु पी ए बी को प्रतिच्छेद कर रहा है तो किस अनुपात में, रेशो में आपका ये विभाजित करता है, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, या हम बोल दें कि इस अध्याय के अंतर्गत, है ना। तो यही, और इस निर्देशांक ज्यामिति को विश्लेषणात्मक विधि भी कहा जाता है या विश्लेषणात्मक भी कहा जाता है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय प्रश्नों को बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। इसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहा जाता है ना। किसको दोस्तों? निर्देशांक ज्यामिति को। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम लोग सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये पहला नंबर ए नंबर हो जाता है निर्देशांक अक्ष, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिगर में अगर आप देख लेते हैं तो समझ जाएंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश, ये वाले अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष। उसी प्रकार वाई ओ वाई डैश, ये क्या है हमारा? ये भी निर्देशांक अक्ष होता है। और एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग यक्ष अक्ष कहते हैं। यहाँ पे आप यक्ष देख भी सकते हैं तो इसको यक्ष अक्ष समझ जाएंगे। और वाई ओ वाई डैश को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि यक्ष ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश को यक्ष अक्ष तथा वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम लोग बी देख लेते हैं, बी नंबर। तो यहाँ पे बी नंबर में है मूल बिंदु, कि मूल बिंदु किसे कहते हैं हम लोग। तो मूल बिंदु को समझेंगे दोस्तों, ये फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। ये हमारा यक्ष अक्ष है ना, जिसे हम लोग एक्स ओ यक्ष डैश कहेंगे, और वाई ओ वाई डैश, ये दोनों रेखाएँ जहाँ भी प्रतिच्छेद करती है उस प्रतिच्छेद बिंदु को ही हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना। जो कॉमन बिंदु है उसी को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना। निर्देशांक या नियामक हम लोग कह दें, ये क्या होता है? 0 0। ये दिमाग में रख लीजिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है दोस्तों? 0 0 होता है। और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है पूरा, ठीक। तो आ जाते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मूल बिंदु का परिभाषा। निर्देशांक अक्ष हो एक्स ओ एक्स डैश, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश, ये वाला अक्ष, और वाई ओ वाई डैश, एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उसे, चाहे उस प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट में हमने लिख दिया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक, निर्देशांक या नियामक कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। ये क्या होता है? 0, 0 होता है, तो दिमाग में रख लेंगे। चलिए इसमें का सी नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे सी नंबर में देखेंगे समकोणिक अक्ष। समकोणिक अक्ष क्या है दोस्तों?
तो जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा x अक्ष कहलाता है और ये वाला y अक्ष कहलाता है। तो ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं ना, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, है ना, यहाँ पे हो, ये क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसलिए इसे, इन अक्षों को क्या कहा जाता है, परस्पर समकोण पे काट रहे हैं, इसलिए इन्हें समकोणिक अक्ष भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें समकोणिक अक्ष भी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? इन अक्षों को क्या कहते हैं हम लोग, समकोणिक अक्ष। चलिए नेक्स्ट हम लोग डी नंबर में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बिंदु के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, है ना। तो किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे इस एक्स वाई तल में हम लोग बताते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु है P, है ना, तो इसका निर्देशांक कैसे बताएं। मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से x दूरी जाएंगे आप, है ना, यानी कहने का मतलब है y अक्ष ये हो गया, यहाँ से x दूरी, इसके लंबवत x दूरी आपको चलना है। उसके बाद मूल बिंदु से हम कह दें, मूल बिंदु से ये y दूरी हम लोग इधर चलेंगे, है ना। मान लीजिए कि ये x दूरी, x बराबर 2 इकाई होगा, 3 इकाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे y बराबर 3 इकाई, 4 इकाई, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये y अक्ष है, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर ये x दूरी चलेंगे तो इधर भी आपको इसी के समांतर, है ना, तो ये वाला भी दूरी क्या होगा, इसी के बराबर होगा। समांतर और समान दोनों है, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस। अब देखा जाए तो ये वाला जो दूरी है ये क्या है हमारा, तो y अक्ष से लंबवत दूरी है ना। और उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि ये वाला दूरी कौन सा है, तो x अक्ष से लंबवत दूरी है। तो अगर हम लोग किसी बिंदु का निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो y अक्ष से लंबवत दूरी चलिए और x अक्ष से लंबवत दूरी चलिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं, पहले y अक्ष से लंबवत दूरी यानी x दूरी हो गया, अब कॉमा, फिर x अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी क्या है, y, तो यहाँ पे y कॉमा करके लिख देते हैं। तो ये बिंदु, कोई बिंदु अगर किसी भी तल में स्थित है तो उसका पहले हम लोग x अक्ष से दूरी लिखते हैं, फिर उसके बाद y अक्ष से दूरी, तो उस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। यानी इस बिंदु का स्थिति क्या है, तो x, y है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो इसी में हमारा जो कि हमारा बिंदु के निर्देशांक थे, उसी में हमने A नंबर लगाया, x निर्देशांक या भुज। देखिए एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि x अक्ष को ही हम लोग भुज कहते हैं ना, x निर्देशांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा, यानी इस अक्ष को, x अक्ष यही है ना, इसको क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, ठीक। अब भुज किसे कहते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ पर कि कोई बिंदु है, यहाँ पे हमने P का नाम दिया था, है ना। तो y अक्ष, ये y अक्ष है, यहाँ से लंबवत दूरी, अब यहाँ से लंबवत दूरी क्या होगा, तो ये x, ये वाला तो x अक्ष है ना। तो अगर इस तरह चल रहे हैं आप यहाँ पे, तो मान लीजिए कि ये x दूरी पे है ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, है ना। अब मान लीजिए y अक्ष पे कुछ भी दूरी हो, लेकिन आप क्या लिखेंगे, y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक पहले देने के लिए आप क्या करेंगे कि किसी भी बिंदु का आप क्या करेंगे कि y अक्ष के लंबवत दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो y अक्ष के लंबवत दूरी ही क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है ना, या इसी को भुज कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है, ठीक है। चलिए वहाँ इसके बाद हम लोग देखते हैं y निर्देशांक क्या होता है, या कोटि। y निर्देशांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। ध्यान में रखिएगा, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं और x निर्देशांक को आपको भुज कहते हैं। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर, तो इस बिंदु का x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, कोटि, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी बिंदु की x अक्ष से
लंबवत दूरी, ये दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपका। अब आ जाते हैं हम लोग चतुर्थांश पे। किस पे दोस्तों? चतुर्थांश पे आ जाते हैं। अब चतुर्थांश क्या होता है? तो इसे कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अब ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और इसे चौथा चतुर्थांश कहते हैं। या इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें ये मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु से या हम बोलते हैं y अक्ष से जो दाईं ओर की जो दूरियां होती है, x अक्ष पर जो दूरियां होती है वो क्या होती है? सब प्लस में होती है, यानी इसी को कहा जाता है धनात्मक। y अक्ष से जो बाईं ओर की दूरियां होती है ये सारा का सारा माइनस में होता है, इसलिए इसे ऋणात्मक कहा जाता है। इसलिए इसको x अक्ष कहा जाता है, इसको x डैश कहा जाता है ना। वही संख्या वही अंक सब कुछ रहेगा, लेकिन इधर माइनस में रहेगा इसलिए इसे x डैश, और इधर प्लस में रहता है इसलिए इसे x से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो x अक्ष की जो ऊपर की जो दूरियां होती है, यानी y का जो यहाँ पे बिंदु कोई भी ले लिया जाए, 1 2 3 4 5, तो ये सब प्लस में होती है। क्या हमने बोला? x अक्ष से ऊपर की दूरियां सभी धनात्मक होती है, प्लस में होती है, और x अक्ष से जो नीचे की दूरियां होती है ये सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो अब देखिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग पहले x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद y निर्देशांक। तो अब देख लिया जाए यहाँ पर, तो x अक्ष मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी क्या है? प्लस में होती है, तो पहले हमने लिखा प्लस, फिर y अक्ष भी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो यानी अगर कोई बिंदु यहाँ पे होता है स्थित प्रथम चतुर्थांश में, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? प्लस प्लस होगा, सॉरी चिन्ह जो होगा वो प्लस प्लस में होगा। मान लीजिए अगर कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो उसका चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसका निर्देशांक लिखते हैं? x अक्ष का, फिर y अक्ष का। तो x अक्ष तो इधर माइनस में है इसलिए माइनस में, और y अक्ष प्लस में है, ये ऊपर वाला क्या है? y अक्ष प्लस में है, तो ये माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है ना, तो इसका चिन्ह क्या होगा? चिन्ह परिपाटी क्या होगा? तो इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पे पहले क्या करेंगे? x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। x अक्ष किस में है? माइनस में, तो इसलिए माइनस दिया। अब नीचे क्या है? y अक्ष, तो ये भी क्या है? माइनस में ही, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस दिया। उसके बाद अब यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में मान लेता हूँ कोई बिंदु है, तो यहाँ पे x अक्ष क्या है? प्लस में, तो प्लस दिया। y अक्ष क्या है? ऋणात्मक है, तो इसलिए माइनस में दिया। ठीक है, चतुर्थांश क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो भुज यानी x अक्ष, ठीक है, x अक्ष को क्या कहा जाता है? हमारा इसी को भुज कहा जाता है ना। हमने आपको बार बार बता रहे हैं हम, है ना। तो x अक्ष यानी भुज y अक्ष के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होती है। जो y अक्ष है इसके दाईं ओर क्या होता है? धनात्मक, और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। यही चीज़ तो हमने बताया। x अक्ष क्या होता है? इधर वाला मूल बिंदु के बाईं साइड जो होती है, सॉरी दाईं साइड जो होती है सभी धनात्मक प्लस में होता है, और इधर क्या होता है? ऋणात्मक। यानी ये y अक्ष के हम लोग दाहिने और बाएं का बात कर रहे हैं ना। दाहिने में क्या होगा? प्लस में, और इधर माइनस में। आगे देख लेते हैं दोस्तों, कोटि। कोटि किसको कहते हैं हम लोग? बताइए तो थोड़ा। y अक्ष को किसे कहते हैं? y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब कोटि जो होता है ना, x अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा x अक्ष है और ये कोटि कहलाता है ना। कोटि ये पूरा अक्ष ही आपका कोटि कहलाएगा। y अक्ष को ही हम लोग कोटि कहते हैं। तो ये x अक्ष के ऊपर धनात्मक होता है, सभी प्लस में होगा, है ना।
और नीचे क्या होगा, माइनस में होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है किसी भी बिंदु का यक्ष निर्देशांक यानी भुज, यक्ष निर्देशांक को ही भुज कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष पर शून्य होती है। अब मान लीजिए कि अगर कोई बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे स्थित है वाई अक्ष पर, है ना, तो वाई अक्ष पर चाहे वाई अक्ष के ऊपर, मतलब ये मूल बिंदु के ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी स्थित होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक मान लीजिए कि अगर ये दूरी a है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, चाहे y मैं मान लेता हूँ। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका क्या होगा, y,0 होगा उसका निर्देशांक, है ना। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है, पहले तो यहाँ पे यक्ष रहता है ना, सॉरी यहाँ पर आपका ये निर्देशांक नहीं देंगे। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है दोस्तों, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे यक्ष निर्देशांक 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये बिंदु देखा जाए तो ये मूल बिंदु के सामने है। कहाँ है, मूल बिंदु के सामने। तो इसका यक्ष निर्देशांक 0 और y अक्ष पे स्थित है और यहाँ से मूल बिंदु से y दूरी पे है, तो ये क्या हो जाएगा 0,y। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष या कोटि पर स्थित है तो उसका यक्ष निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। समझ पा रहे हैं मेरा बात, क्या होता है, यक्ष निर्देशांक 0 होता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु अगर यक्ष अक्ष पे स्थित है यानी भुज पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो जिस अक्ष पे स्थित है उस अक्ष का तो निर्देशांक होगा ही होगा, यानी यक्ष दूरी होगा, और कॉमा ये देखा जाए तो y अक्ष पर कहाँ है, तो ये मूल बिंदु के सामने है, तो यानी 0 होगा इसका निर्देशांक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, क्या हमने बोला, अगर यक्ष अक्ष पे स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक 0, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है, किसी भी बिंदु का y निर्देशांक यानी कोटि यक्ष अक्ष पर शून्य होता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक यानी आमक हमेशा 0,0 होता है। ये तो आपको कई बार बता चुका, और ये लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये भी सब इम्पोर्टेंट है। यक्ष, किसी भी बिंदु का यक्ष निर्देशांक y अक्ष पर क्या हो जाता है आपका, तो y अक्ष पर यक्ष निर्देशांक 0 होता है, यक्ष बराबर 0। तो अब मैं बोलूँ कि तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,y होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी भी बिंदु का y निर्देशांक यक्ष अक्ष पर क्या होगा दोस्तों, 0 होता है, यानी कि y निर्देशांक यक्ष अक्ष पर 0 होगा, y का मान। और इसका निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, तो जिस अक्ष पे है वो तो रहेगा ही, और जिस अक्ष पे जो आपका 0 हुआ है उसको 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी बात दिमाग में रखिएगा। फिर मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब अगर देख लिया जाए तो 3 बिंदुओं की संरेखता के बारे में समझते हैं। संरेखता मतलब एक ही सीध में हो, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, है ना। तो 3 बिंदुएं अगर मान लीजिए A B C दिया हुआ है, इसको समझिए पहले ध्यान से। A B C दिया हुआ है, अगर ये तीनों बिंदुएं संरेख तभी होंगे जब AB का दूरी निकालेंगे और BC का दूरी निकालेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो ये पूरा AC के बराबर हो। जैसे अगर ये दूरी हमने निकाला 3 आ गया, ये वाला दूरी निकाला 4, तो अब इसका अगर पूरा योग निकालूंगा तो ये कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने के पश्चात हमारा कितना आना चाहिए, 7। तो ये दूरी, ये दोनों दूरियों का योगफल ये पूरे बड़े वाले दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। अब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा ना, 8 थोड़ा ना आएगा। अगर 8 आता है तो यानी ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसको
आप लोग अपने नोटबुक में उतार लेंगे तो बहुत ही काम देगा। ए बी सी 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए ए बी बी सी और सी ए ज्ञात करें। पहले आप क्या करें, ए बी बी सी और सी ए का दूरी ज्ञात कर ले, है ना। दूरी का फॉर्मूला आप जो लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चलिए उसको भी बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे दूरी का हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं, आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा कि यही वाला पहले लिख लीजिएगा दूरी, है ना। उसके बाद जो हमने बताया था अभी, तो यहाँ पे दूरी सूत्र या इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, है ना। डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए कि 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी। इसका निर्देशांक, ए का निर्देशांक x1 y1 दे दिया है और x2 y2 दूसरा बिंदु का दे चुका है। तो उसके बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वही लिखा हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 बिंदुओं के बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ कि माना 2 बिंदु है, ए x1 y1 और बी x2 y2 हो तो इनके बीच की दूरी का सूत्र निम्न होगा। ये दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है। अब इसको समझते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर 3 बिंदु ए बी सी दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले ए बी का दूरी निकालना है, उसके बाद बी सी का दूरी निकालना है, उसके बाद सी ए का दूरी निकालना है ना। और देखना है कि ए बी अब प्लस बी सी करने के बाद ये तीसरे वाले के बराबर आ रहा है कि नहीं, ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर है तो ये तीनों बिंदुएं संरेख है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ए बी बी सी और सी ए ज्ञात करें और यह दिखाएं कि इसमें सबसे बड़ा शेष दोनों के योग के बराबर हो। शेष दोनों के योग के यानी प्लस के बराबर हो। समझ में आ रहा है? तभी ये तीनों बिंदुएं क्या होगी, संरेख होगी। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पे बी हमारा बिंदु नंबर अब बी हो गया हमारा। क्या है, बोल रहा है एक त्रिभुज समबाहु होगा। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। यदि और केवल यदि इसकी सभी भुजाएं समान हो। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कब होता है, जब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तब। जैसे हमने क्या किया कि 3 बिंदु दे चुका है, 3 बिंदु के निर्देशांक x1 y1 a और ये b बिंदु दिया है x2 y2 और ये x3 y3 बिंदु है मान लीजिए, है ना। ये भी कोई बिंदु होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का, फिर ए सी का या सी ए का दूरी निकाल लेंगे। अगर ये तीनों ही दूरियां बराबर है तो हम क्या कर देंगे, ये त्रिभुज क्या है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि यदि त्रिभुज समबाहु होगा, यदि और केवल यदि इसकी सभी भुजाएं समान हो, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो, ठीक है। क्लियर? आ जाते हैं सी नंबर में। सी नंबर में है एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, तो इसमें जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, तो इसमें कोई 2 को भुजा आपस में बराबर कर दीजिए। या तो ए बी बी सी के बराबर कर दीजिए, या बी सी ए सी के बराबर कर दीजिए, या ए सी को ए बी के बराबर कर दीजिए, ठीक है। कोई भी 2 को भुजा आपका बराबर होना चाहिए। तो वो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा, है ना। अब इसका आप डिफिनेशन कैसे कंप्लीट रखोगे, या हम बोलते हैं इसका थ्योरी कैसे कंप्लीट रखोगे। यहाँ पे बोला है समद्विबाहु यानी कि समान और कितनी भुजा, 2। बाहु मतलब भुजा होता है और द्विव मतलब 2 और सम मतलब बराबर। यानी वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु। तो इसका तो ऐसे ही क्लियर हो गया होगा। यदि इसकी केवल 2 भुजाएं समान हो, अर्थात ए बी बराबर बी सी, या तो ए बी बी सी के बराबर हो, या फिर बी सी सी ए के बराबर हो, या फिर ए बी सी ए के बराबर हो। कोई भी 2 को भुजा आपको बराबर कर देना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग फैक्ट नंबर डी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
फैक्ट नंबर डी है हमारा, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। जैसे कोई चतुर्भुज दे दिया है ना, उसका शीर्ष दे दिया है और बोला कि इसे आप समांतर चतुर्भुज दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, केवल आमने सामने की भुजाएं क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे। यानी ए बी का दूरी निकालेंगे और यहाँ पे सी डी का दूरी निकालेंगे। अगर ए बी का दूरी सी डी के बराबर है ना, और इसी प्रकार बी सी का दूरी इस ए डी के दूरी के बराबर है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो चतुर्भुज है हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक ना, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, फिर बी सी बराबर ए डी। ये बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, चलिए ई नंबर में देख लेते हैं आयत कैसे होता है। तो एक चतुर्भुज आयत होगा यदि और केवल यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान और इसके विकर्ण भी समान हो। मतलब एक चतुर्भुज जो है आयत कैसे होगा, जब इसकी आमने सामने की भुजा अर्थात ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी हो और इसके विकर्ण यानी ए सी और बी डी इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो, बराबर हो। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ए बी बराबर सी डी यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर आपको दिखा देना है और इसके विकर्ण भी क्या दिखा देना है, बराबर दिखा देना है। ये विकर्ण हो गया ए सी और बी डी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग एफ नंबर में कि एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि चारों भुजाएं समान हो तथा इसके विकर्ण भी समान हो। यानी कोई चतुर्भुज जो है एक वर्ग कब होता है, जब इसकी चारों भुजाएं यानी ए बी का दूरी निकाल लीजिएगा, बी सी का और सी डी का और डी ए का, इन चारों दूरियों को आपको बराबर कर देना है। उसके बाद अब इसका विकर्ण भी निकालना है। अगर विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है ना, तो ये चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों, वर्ग होगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया गया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि इसके चारों भुजाएं समान हो। अर्थात खाली आप अगर कोई चतुर्भुज को समचतुर्भुज दिखाना चाहते हैं तो खाली केवल उसके चार भुजाओं को बराबर कर दीजिए। अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं और उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उन दिक्कतों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा। और सभी वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।